हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने अम्ल के बारे में बात किया था। आज हम क्षार के बारे में बात करेंगे कि क्षार क्या होते हैं। तो कल ही हमने देख लिया था कि आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर कैसा आयन देंगे, OH माइनस आयन देंगे। और इसके आधार पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, एक क्षार हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार हो जाएगा। तो जिसके अंदर OH माइनस आयन था सब क्षार हो गए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डिटेल में कि क्षार क्या होते हैं और क्षार के भौतिक गुण क्या होते हैं, क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं, सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्षार आज पढ़ेंगे। क्षार तो वे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH माइनस आयन दें या तो हाइड्रोक्साइड आयन दें, उसे हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। अब मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH होता है। और NaOH को हमने किस में घोल दिया, जल में घोल दिया। तो जैसे ही हम इसको जल में घोलेंगे, इसमें से क्या निकलेगा, देखो भैया ये टूटेगा ना, और टूटेगा तो Na प्लस और OH माइनस बनेगा। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। चलो और कोई देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला बनाने आने चाहिए तुम लोग को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसमें हम लोग जल मिला दिए तो क्या होगा, टूटेगा। टूटेगा कैसे, Ca2 प्लस और OH माइनस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए कैसे थे, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड से। तो Ca पे कितना प्लस, 2 प्लस, हाइड्रोक्साइड पे कितना माइनस, 1 माइनस। तेरिया गुणा किए थे तो ये फार्मूला बना था। तो Ca पे कितना प्लस आएगा, 2 प्लस, और OH पे कितना माइनस आएगा, 1 माइनस आएगा। और मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको भी हमने क्या कर दिया, जल में घोल दिया। और जल में जब घोले तो क्या मिला हमको, NH4 प्लस मिला और OH माइनस मिला। तो देखो यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH। कल क्या था, हर जगह H प्लस H प्लस H प्लस था। तो आर्हेनियस ने क्या बोला था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं। इसी तरह क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं। और इस OH माइनस आयन का नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन। क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन या OH माइनस आयन देते हैं। तो ये तो क्षार के बारे में बात हो गई। अब क्षार किस लिटमस पेपर को किस लिटमस पेपर में बदलेगा। तो कल ही हम लोग देख चुके थे कि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देता है। तो क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। इसके बाद मेथिल ऑरेंज का कलर क्या हो जाएगा क्षार में। मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा होता है भैया, मेथिल ऑरेंज का कलर होता है ऑरेंज। एसिड डालेंगे, अम्ल डालेंगे तो हो जाएगा लाल, और अगर क्षार डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो चलिए अब क्षार के भौतिक गुण देख लेते हैं कि भौतिक गुण में क्या क्या होता है क्षार का भौतिक गुण। तो पहला नंबर ये था कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि स्वाद में कैसे होंगे, स्वाद में कड़वे होंगे। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देंगे। किस में बदल देंगे भाई, नीले में बदल देंगे। अगर क्षार है और क्षार के अंदर लाल लिटमस डाले तो वो कैसा बदल जाएगा, नीले में बदल जाएगा। तीसरी बात ये भी विद्युत का क्या करेंगे, विद्युत के चालक होते हैं। क्यों चालक होते हैं भाई, क्योंकि आयन में टूट जाते हैं, और अगर आयन में टूट जाएंगे तो फिर चालक हो जाएंगे। कल ही हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 चौथा नंबर क्या होता है कि
मेथिल ऑरेंज में कैसा होगा ये, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज में क्षार मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कैसा कलर देगा अपने को, पीला कलर देगा। तो वो सारी चीज़ें याद रखना चाहिए, बार बार रिपीट करने से मतलब नहीं है। तो ये क्षार की प्रॉपर्टी हो गई, क्षार के भौतिक गुण। क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरी चीज़, लाल लिटमस पेपर को बदल देंगे नीले में। तीसरी चीज़, वैद्युत के चालक होते हैं। और चौथा, मेथिल ऑरेंज में इसका कलर कैसा होगा, पीला होगा। अगर मेथिल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है और उसके अंदर क्षार डाल देंगे तो वो पीले कलर में बदल जाएगा। ये तो बात हो गई क्षार के भौतिक गुण की। अब देखेंगे हम लोग क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं। क्षार के रासायनिक गुण, तो क्षार के रासायनिक गुण में सबसे पहली हेडिंग जो हमारी होती है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हमारी पहली हेडिंग जो होती है धातु से क्रिया, धातु से क्रिया। तो एक जनरल इक्वेशन हमारा क्या बनेगा कि कोई भी क्षार हो और कुछ धातु से क्रिया करेगा तो बनाता है लवण और जल, हाइड्रोजन गैस, सॉरी, और हाइड्रोजन गैस। तो जब क्षार धातु से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन। अब क्षार का मतलब हमारे पास कोई भी क्षार हो सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है। इसमें हम लोग एक धातु डाल दिए जिंक, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, लवण बनाना है। तो यहाँ पे लवण जो बनेगा उसका नाम थोड़ा अलग होता है, Na2ZnO2, और इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस की, अगर जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो पट की आवाज़ आएगी। तो ये हो जाता है क्षार। क्षार अगर किसी भी धातु से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लवण का फार्मूला ये हो गया, इसका नाम है सोडियम जिंकेट नाम है। चलिए और देखते हैं कि अधातु ऑक्साइड से क्रिया। तो जब कोई भी क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण एवं जल बनता है, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या हुआ, जब कोई भी क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। अब भैया क्षार का फार्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तो क्षार ही है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर क्या है, OH- है। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है। इसके बाद लेविस थ्योरी आती है। लेविस थ्योरी में बहुत सारे क्षार आ जाते हैं, ये सब हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन क्षार वे होते हैं जिसके अंदर OH- होते हैं। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये भी हमारे पास क्या है, क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया हम अधातु ऑक्साइड, अधातु क्या होती हैं भैया, चलो कोई बात नहीं है, CO2 अधातु है ना, ये अधातु ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन क्रिया करेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, एक अधातु ऑक्साइड है, ये इससे क्रिया कर लेगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और ये क्या है, लवण है, प्लस जल निकलेगा। ऐसे भी पूछ सकता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लवण है और जल बना। तो कोई भी क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नाम होता है क्या होता है, बिना बुझा चूना।
बुझा हुआ चूना, सॉरी बुझा हुआ चूना, या तो इसी को हम बोलते हैं चूना पानी, लाइम वाटर, ठीक है। बुझा हुआ चूना बोलेंगे या तो चूना पानी बोलेंगे, क्योंकि चूना पानी यही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब कि कोई भी क्षार जब अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अम्ल से क्रिया करा देंगे। अब कल हम लोग अम्ल की क्षार से कराए थे, आज क्षार की अम्ल से करा देते हैं। तो अम्ल से क्रिया, तो बात तो वही है, चाहे अम्ल क्षार से करे चाहे क्षार अम्ल से करे, बनेगा तो एक ही चीज़ ना। तो यहाँ से क्षार हो गया, क्षार क्रिया कर लिया अम्ल से, तो क्या बनाएगा, लवण और जल, लवण एवं जल का निर्माण होता है। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, कि जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण एवं जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्षार, अब क्षार ले लो कोई भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है ना हमारे पास, इसकी क्रिया करा देते हैं हम HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड NaCl, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड इसी को क्या बोलेंगे, नमक। और क्या बनेगा, जल, जल का मतलब H2। कैसे अपक्रिया हुई, प्लस माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ गया और नमक और जल बन गया। और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्रिया कर रहा है H2SO4 से सल्फ्यूरिक अम्ल से, क्या बनेगा, देखो प्लस माइनस में टूट जाएंगे, इस पे प्लस इस पे माइनस, इस पे प्लस इस पे माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से, तो कैल्शियम सल्फेट और प्लस क्या बन जाएगा, जल। तो जब कोई भी क्षार अम्ल से क्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। तो ये तो बात हो गई क्षार की, हम लोग किससे किससे क्रिया करा दिए, क्षार की धातु से क्रिया करा दिए, क्षार की अधातु ऑक्साइड से क्रिया करा दिए, तो क्षार की हमने अम्ल से क्रिया करा दिया। तो ये तीनों अभिक्रिया हमें याद रखनी है। पूछ सकता है कि जब क्षार धातु से क्रिया करता है तो क्या होता है, जब क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है, जब क्षार अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो अम्ल और क्षार हैं, ये तो लिटमस से हमें पता चल गया कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, ये बात तो हमें पता चल गई। लेकिन कौन सा अम्ल कितना मजबूत है, कितना प्रबल है, और कौन क्षार कितना प्रबल है, ये हम बताने के लिए हम क्या करेंगे, क्या मेथड है हमारे पास, किस चीज़ से हम बताएंगे कि ये अम्ल ज़्यादा प्रबल है और ये अम्ल कम प्रबल है, ये दुर्बल अम्ल है ये प्रबल अम्ल है, ये कैसे हम बता पाएंगे। क्योंकि क्या देखे थे हम लोग कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं, और जो H+ आयन ज़्यादा देंगे वो प्रबल होंगे, जो H+ आयन कम देंगे वो दुर्बल होंगे। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये H+ आयन ज़्यादा दे रहा है, ये H+ आयन कम दे रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक स्केल होती है और जिसका नाम pH स्केल होता है। क्या नाम होता है? pH स्केल। इसे किसने बनाया था? तो सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये स्केल बनाई थी। कैसे लिया, कैसे बनाया? तो एक जल ले लिए थे और जल का आयनन स्थिरांक निकाले थे, 10⁻⁻14 आया था। उसी हिसाब से उन्होंने एक स्केल बताई थी। ये स्केल पे क्या होता है, 0 से लेके 14 तक के अंक इंकित होते हैं। 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14।
हमारे पास एक स्केल बनी, 0 से लेके उस पर कितने नंबर होते, 14 तक के नंबर होते हैं। ये स्केल किस आधार पे बनी थी, तो ये स्केल बनी थी H+ आयन और OH- आयन के आधार पर, क्योंकि जल में क्या होंगे, H+ भी होंगे और OH- भी होंगे। जब H+ OH- के बराबर होगा, इसका मतलब विलयन उदासीन होगा। तो अगर विलयन में H+ आयन OH- आयन के बराबर है तो विलयन उदासीन है। तो यहाँ पे उदासीन कौन हो जाएगा, ये 7, जितना H+ उतना ही OH-, तो ये क्या हो जाएंगे, उदासीन। तो अगर pH स्केल पे किसी भी विलयन का नंबर 7 आ रहा है तो वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। लेकिन अगर H+ आयन ज़्यादा तो क्या बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ जाएगी, क्योंकि अम्ल वही होते हैं जिसमें H+ आयन होता है। तो जिसमें H+ आयन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा अम्लीय होगा, और अगर OH- ज़्यादा होंगे तो क्षारकता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो विलयन क्षारीय हो जाएगा, क्षारकता बढ़ गई। अब एक बात बताओ, इधर pH स्केल पे 7 से कम आने पे, इधर आने पर H+ आयन क्या हो जाता है, बढ़ता है, और अगर H+ बढ़ेगा तो अम्लीयता भी क्या होगी, बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ती है। सात से कम, 7 से इधर आने पर अम्लीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि H+ आयन बढ़ेगा, और अगर H+ आयन बढ़ेगा तो अम्लीयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 7 से इधर जाने पर, 7 से इधर जाने पे हमारे पास OH- आयन बढ़ेगा, OH- बढ़ता है, और अगर OH बढ़ा तो फिर क्या होगा, क्षारकता बढ़ जाएगी, क्षारकता बढ़ती है। तो एक स्केल बनी, और उस स्केल पे अगर किसी भी यौगिक का pH वैल्यू 7 से कम है तो वो कैसा कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा, और अगर किसी भी यौगिक की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। तो कोई भी विलयन होगा जिसका pH मान 7 से कम वो अम्लीय होगा, जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा वह क्षारीय होगा, और जिसका pH मान 7 होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। तो अम्लीय विलयन के लिए pH मान क्या होना चाहिए, अम्लीय के लिए pH मान 7 से कम, क्षारीय के लिए 7 से अधिक, और उदासीन के लिए, उदासीन विलयन के लिए pH मान कितना हो जाइए, pH मान होना चाहिए 7 के बराबर। तो अगर pH मान 7 के बराबर तो विलयन उदासीन, अगर pH मान 7 से कम तो विलयन अम्लीय, और अगर pH मान 7 से ज़्यादा तो जो विलयन होगा वह क्षारीय विलयन होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस साइड इधर से इधर आने पे H+ आयन बढ़ेगा, और H+ आयन बढ़ेगा तो अम्लीयता भी बढ़ेगी। इस साइड से इस साइड जाने पे OH- बढ़ता है, और OH- बढ़ेगा तो क्षारकता बढ़ेगी। इधर से इधर जाने पे अम्लीयता घटेगी, क्षारकता बढ़ेगी, और इधर अम्लीयता बढ़ेगी और क्षारकता। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम लोग करते हैं। ये हमारे पास एक pH स्केल होती है। अब ये pH स्केल काम कैसे करती है, तो pH स्केल के लिए हमारे पास एक सूचक होता है, और जिसका नाम होता है सार्वत्रिक सूचक, जिसे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। अब ये सार्वत्रिक सूचक कौन सी वाला है, तो सार्वत्रिक सूचक में क्या होता है कि ये बहुत सारे इंडिकेटर, बहुत सारे सूचक को मिला के बनाया जाता है, जिसका नाम क्या हो जाता है, सार्वत्रिक सूचक। ये क्या करेगा भाई, ये अलग अलग कलर देगा। जैसे मेथिल ऑरेंज था तो कभी लाल दे रहा था, कभी पीला दे रहा था। फिनाप्थलीन था तो कभी रंगहीन दे रहा था, कभी गुलाबी दे रहा था ना। लेकिन जो pH स्केल है, वो जो विबग्योर वाला नंबर होता है ना, बैगनी हैप्पिनाला वाला, बैगनी से लेके पूरा लाल तक वो पूरा मिक्सिंग कलर देगा।
तो चलिए हम लोग अब देखेंगे कि सार्वत्रिक सूचक क्या होता है। तो सार्वत्रिक सूचक के बारे में पढ़ेंगे। तो सार्वत्रिक सूचक क्या पढ़े कि सार्वत्रिक सूचक जो होता है वो बहुत सारे सूचकों का एक मिक्सचर होता है, उसी को हम लोग सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। अब ये लिक्विड भी मिल सकता है तुमको, विलयन के रूप में भी मिल सकता है, और इसका एक पेपर की स्ट्रिप आती है उस हिसाब से भी मिल सकता है। जिस तरह से लिटमस पेपर रहता है ना, छोटा सा एक पेपर, उसी तरह से सार्वत्रिक सूचक की भी स्ट्रिप मिलेगी, जिसके ऊपर कोई भी विलयन गिराएंगे तो कलर बदल जाएगा। अब कलर जिस रेंज का होगा उसको पीएच मान उतना हो जाएगा। अभी हम लोग क्या देखे थे, पीएच स्केल देखे थे। पीएच स्केल पे क्या हुआ था, 7 है अगर पीएच मान तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। लेकिन क्या हुआ कि अब अलग अलग कलर, जैसे 8 पे क्या कलर आएगा, 1 पे कौन सा कलर आएगा, 2 पे कौन सा कलर आएगा। तो चलिए हम लोग पहले सार्वत्रिक सूचक देख लेते हैं कि सार्वत्रिक सूचक पे कैसा कैसा कलर आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पीएच और यहाँ पे लिख लेंगे रंग। अब पीएच अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, तो अगर 0 है पीएच तो यहाँ पे जो कलर आता है वो गहरा लाल आता है, गहरा लाल। अगर 1 है तो लाल, 2 है तो भी लाल। तो ये हमारे पास सार्वत्रिक सूचक का रंग होता है कि सार्वत्रिक सूचक के ऊपर कौन सा कलर आएगा, और जो कलर होगा उसी हिसाब से उसकी पीएच वैल्यू होगी। तो अगर गहरा लाल आया तो पीएच वैल्यू 0 होगी, लाल आया तो 1 है, लाल आया तो 2 होगी। 3 अगर किसी का पीएच वैल्यू है तो कलर कैसा होगा, नारंगी लाल हो जाएगा। 4 पे नारंगी, 5 पे नारंगी पीला, और 6 पे हरा पीला, 7 पे हरा, 8 पे हरा नीला, 9 पे नीला, 10 पे गहरा नीला, 11 पे बैगनी, 12 पे गहरा बैगनी, 13 पे हल्का बैगनी, और 14 पे भी हल्का बैगनी कलर आएगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, लाल से, गहरा लाल, फिर लाल लाल, इसके बाद फिर क्या आएगा, नारंगी, फिर नारंगी लाल आएगा, नारंगी लाल आएगा, फिर नारंगी आएगा, फिर पीले की तरफ बढ़ेगा, पीले के बाद फिर हरा, हरे के बाद फिर हरा नीला, और होते होते लास्ट में क्या आ जाएगा, बैगनी। तो इतने कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अगर हमारे पास सार्वत्रिक सूचक है लिक्विड वाला, किसी भी अम्ल में डाल दिए तो कलर बदलेगा, और जब कलर बदलेगा तो यहाँ से मिला के देख लेंगे कि किस कलर का है। मान लेते हैं नारंगी आ गया तो उसकी पीएच क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। नारंगी और पीला मिक्स होके आया है तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इससे हम लोग प्रबलता भी माप सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि लाल आ गया और एक विलयन है जिसका नारंगी पीला आया है, तो कौन ज़्यादा प्रबल होगा, जिसका लाल होगा। क्यों, क्योंकि लाल का पीएच मान कम है, जिसका पीएच मान कम होगा उसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी, उसकी प्रबलता ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास एक स्केल होती है जिसको हम लोग सार्वत्रिक सूचक बोलते हैं। सार्वत्रिक सूचक का काम क्या होता है कि इसका अलग अलग कलर आता है, हर पीएच वैल्यू पे इसका कलर अलग अलग आता है। तो जो कलर आएगा उस हिसाब से हम लोग मिला लेंगे, मैच कर लेंगे कि क्या पीएच वैल्यू इसकी है। चलिए अब देखते हैं कि इस पीएच वैल्यू का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है। जैसे हम लोग पीएच वैल्यू से क्या फ़ायदा उठाते हैं, तो भैया पीएच वैल्यू का बहुत सारा यूज़ है हमारी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पीएच। अब क्या करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि हम खाना खा रहे हैं। अब खाना खा रहे हैं तो पेट के अंदर, स्टमक के अंदर HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने को क्या करता है, पचाता है। किसी दिन ज़्यादा बन गया, अपच होने की वजह से पेट में ज़्यादा जब HCl बन जाता है तो क्या करते हो, तो इनो पीते हैं। क्यों भैया इनो क्यों पीते हैं, क्योंकि इनो के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जब अंदर जाएगा तो वो तो है क्षार, और क्षार जब अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण बन जाएगा। इसी के लिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं। और एंटासिड में क्या होता है कि अगर पेट की अम्लीयता बढ़ गई तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। तो पेट की एसिडिटी ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको कम करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और किसका यूज कर सकते हैं, तो बेकिंग सोडे का, बेकिंग सोडा पी लेंगे और हमारे पेट की एसिडिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो हो गया हम लोग के डेली लाइफ में यूज़। और क्या होता है, जैसे मुंह का पीएच, कोई चीज़ अगर हम लोग अम्लीय चीज़ खा रहे हैं, जैसे खट्टी चीज़ खा रहे हैं, तो मुंह का पीएच बदलेगा। अगर मुंह का पीएच 5 से कम हो गया तो हमारा दांत जो है वो क्षय होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मुंह के पीएच वैल्यू 5 से नीचे गिर रहा है तो हमारा दांत क्या होने लगेगा, धीरे धीरे क्षय होने लगेगा और ख़त्म हो जाएगा। क्यों, दांत किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। और कैल्शियम कार्बोनेट पे जब अम्ल गिरेगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि जो रेन होती है, बारिश होती है, उसका भी पीएच वैल्यू मापते हैं। अगर बारिश के पानी का पीएच वैल्यू 5.4 से कम है, अगर बारिश के पानी का पीएच वैल्यू 5.4 से कम है तो हम लोग उस वर्षा का नाम देते हैं अम्लीय वर्षा। कौन सा नाम देते हैं भाई, अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। अम्लीय वर्षा होने लगेगी। और अगर अम्लीय वर्षा होने लगेगी तो फिर क्या क्या खराब होगा, मिट्टी खराब होगी, जिसमें हम लोग दाना उगाते हैं वो मिट्टी खराब होगी। ऐसा घर जो संगमरमर से बना हुआ है वो भी खराब हो जाएगा, वो भी क्षय हो जाएगा। तो अगर एसिड रेन ज़्यादातर हो गई 5-10 मिनट तो ताजमहल का काम ख़त्म हो जाएगा। काहे, संगमरमर से मिल के बना है। और संगमरमर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। चूने, कैल्शियम कार्बोनेट का अपर रूप चूने से ही सब बना है। अब इसी का अपर रूप होता है संगमरमर। संगमरमर में भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो संगमरमर की जितनी इमारतें हैं सब खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात ये होती है कि नदी का जो पीएच वैल्यू है, नदी के पानी का, ये भी क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और जब नदी का पानी अम्लीय हो गया तो फिर क्या होगा, नदी के अंदर जो मछलियां हैं उनको जीने में दिक्कत होने लगेगी। तो इससे हम लोग मापते हैं, अगर 5 से कम हुआ तो नदी का पानी का भी वैल्यू कम हो जाने लगेगी, अम्लीयता का बढ़ने लगेगी। और अम्लीयता बढ़ने लगेगी तो जीव जंतु सही से नहीं रह पाएंगे। जीव जंतु 7 से 7.8, अगर जल का पीएच वैल्यू 7 से 7.8 के रेंज में रहता है तो जो पानी में जलीय जंतु रहते हैं उनको रहने के लिए आसानी होती है, वो आसानी से रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन ये वैल्यू इससे अगर कम होने लगी तो उनको फिर रहने के लिए दिक्कत होने लगती है। और फिर वो इससे ज़्यादा गिर गया, पानी की वैल्यू इतना हो गया, लगभग इससे भी कम हो गया, तो फिर वो मरने भी लगेंगे। तो हम लोग नदी के पानी का भी पीएच वैल्यू नोट कर लेते हैं। और क्या करते हैं भाई, पीएच वैल्यू हम लोग मृदा की भी नोट करते हैं, सॉइल की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से, मिट्टी की पीएच वैल्यू कितनी होती है, अगर 7 से 8.3 की रेंज में है पीएच वैल्यू, तो जो मिट्टी होगी इसमें पेड़ पौधे अच्छे से जमेंगे, अच्छे से पेड़ पौधा उगेगा, उसको सरवाइव करना आसान रहेगा। लेकिन अगर वैल्यू 7 से कम हो गई, 7 से कम, तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। पता चला 5 वर्ष तक आ गया तो उसको हम लोग अम्लीय मृदा बोलेंगे। और ये अम्लीय मृदा जैसे ऊसर जो होता है उसमें जमता है कुछ, कोई भी पौधा उगता है नहीं। अगर धान गेहूँ जाके छिट के आते हैं, जमता है, नहीं छिटता है। क्यों नहीं जमेगा, क्योंकि वहाँ पे अम्लीयता ज़्यादा है। अगर अम्लीयता ज़्यादा रहेगी तो फिर वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। अब इस अम्लीयता को हमें ख़त्म करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, तो बुझा हुआ चूना डाल सकते हैं। बुझा हुआ चूना, सवाल पूछता है कि एक आदमी अपने खेत में बुझा हुआ चूना डाल रहा है, इसका मतलब उस मिट्टी की जो पीएच मान है वो कितना होगा। तो तुम लोग बोल दोगे
कि उस मिट्टी का pH मान 7 से कम होगा। क्यों भैया? क्योंकि बुझा हुआ चूना क्या है? एक लवण है, क्षार है, और ये क्षार जब अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। बुझा हुआ चूना का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या डाल सकता है? कैल्शियम ऑक्साइड भी डाल सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और एक चीज़ और डाल सकते हैं जिसका नाम होता है खड़िया, खड़िया या चाक। चाक, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर कोई भी किसान अपने खेत में बुझा हुआ चूना या बिना बुझा चूना या खड़िया या चाक डाल रहा है तो इसका मतलब उसकी जो मिट्टी है वो कैसी हो गई है? अम्लीय हो गई है, और अम्लीयता को दूर करने के लिए उसने ये काम किया है। मान लेते हैं क्षारीय हो जाएगा, तब वो नहीं उगेगा। तब क्या करेंगे? तब खेत में हरी घास, हरी पत्तियाँ और ये सारी चीज़ें जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ होती है, गोबर होती है, ये सारी खाद डालेंगे तो इसकी pH वैल्यू थोड़ा थोड़ा कम होगी और 7 के करीब हो जाएगी, उदासीन हो जाएगा। बात आती है कि कुछ कुछ जीव जंतु होते हैं, जब काटते हैं तो फिर हमें लगता है, जलन होती है। अब कोई कोई जंतु जब हमें काटते हैं, जैसे मधुमक्खी काट ले तो जलन होने लगती है, हड्डा बर्रे काट लिया तो फिर जलन होने लगती है। क्यों जलन होने लगती है? क्योंकि उनके अंदर एसिड होता है, और जिसका नाम क्या होता है भाई? फार्मिक एसिड होता है ना, मिथेनोइक एसिड जिसको बोलते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है? HCOOH। इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड, या तो इसी को बोलेंगे मिथेनोइक एसिड। ये उनके अंदर होता है, और जब काटेंगी इंजेक्ट कर दी तुम्हारे यहाँ, और जब इंजेक्ट कर दी तो तुम्हारे बॉडी में चला गया। अब अम्ल अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो जलन तो होगी ना, और इस जलन को दूर करने के लिए क्या करते हैं? चूना लगा लेते हैं। चूना क्या है? क्षार है। अगर चूना लगा लिए हमने, क्षार लगा लिया, तो क्षार अम्ल से क्रिया करके उदासीन कर देगा, और कुछ देर बाद वो जलन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो जितने भी जंतु हैं वो अपनी रक्षा के लिए भी क्या, किसका यूज़ करते हैं भैया? अम्ल का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन में pH वैल्यू का प्रभाव था कि अगर किसका pH वैल्यू, मिट्टी का pH वैल्यू कम हो गया या पानी का pH वैल्यू कम हो गया तो इसका दैनिक जीवन पे प्रभाव क्या पड़ेगा। बात करते हैं लवण। लवण की बात करेंगे तो लवण में हमारा जो होता है सोडियम क्लोराइड। अब ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, नमक, उसी को हम लवण बोलें। साल्ट में बहुत सारे चीज़ें होती है। साल्ट में सिर्फ नमक ही नहीं आता है। साल्ट का मतलब खाने वाला नमक नहीं, नमक में बहुत सारे नमक आते हैं। तो साल्ट, अगर हम लवण पढ़ेंगे तो लवण की एक बहुत बड़ी फैमिली है। जैसे हमारे पास अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये भी साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है तो ये भी साल्ट है, ये भी लवण है। मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये भी नमक है। सोडियम सल्फेट, ये भी क्या है? नमक है। कैल्शियम क्लोराइड, ये भी नमक है। तो बहुत सारे नमक हैं हमारे पास, बहुत सारे लवण हैं। सारे लवण होते हैं, नमक नहीं होते भैया, लवण होते हैं। तो लवण में सिर्फ खाली नमक नहीं आएगा। अगर साल्ट हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ लवण, सिर्फ नमक नहीं, इसमें बहुत सारे साल्ट आते हैं। अब इतने सारे साल्ट आ गए तो अब इसको क्या करेंगे? इसको किस तरह से कैटेगराइज करते हैं? तो नमक बनता कैसे? पहली बात, लवण बनता कैसे है? तो जब कोई भी अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण एवं जल बनता है, और उसको फिर हम अलग कर लेंगे। बात आती है कि लवण का परिवार किसे बोलेंगे। जैसे लवण को उनके परिवार के रूप में विभाजित किया गया है। जैसे हमारे पास एक है सोडियम क्लोराइड, और दूसरा है सोडियम सल्फेट, और तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और चौथा है सोडियम कार्बोनेट। तो इन्हें एक ही परिवार का बोला जाएगा। किस परिवार का बोला जाएगा? सोडियम परिवार का। सोडियम परिवार, सोडियम परिवार का। क्यों भाई? क्यों इसे सोडियम परिवार का बोला जाएगा? सब में सोडियम है, इसमें भी Na+, इसमें भी Na+, इसमें भी Na+, और इसमें भी Na+। तो अगर किसी में जो धनायन है क्या हो जाए? धनायन समान हो जाए तो वो उसके परिवार का कहलाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसमें क्या सेम हो गया?
ऋणायन समान हो गया, तो ये भी एक ही परिवार के कहलाएंगे, ये भी लवण एक ही परिवार के हैं। अब इनका नाम देखो कैसा, इसमें कौन सा माइनस, Cl माइनस, इसमें भी Cl माइनस, इसमें भी Cl माइनस, तो ये कौन सी फैमिली के हो जाएंगे, क्लोराइड परिवार के हो जाएंगे। किस परिवार के, क्लोराइड परिवार के। क्यों, क्योंकि सब में Cl माइनस है, यहाँ सब में क्या था, Na+ था, तो अगर सब में Na+ आया तो फिर वो सोडियम परिवार का है, जो परिवार है धनायन, धनायन परिवार का हो जाएगा, और नहीं तो फिर ये क्लोराइड परिवार का हो जाएगा। तो इस तरह से लवण को उनके परिवार के रूप में हम लोग विभाजित किए हैं। बात करते हैं कि नमक जो होता है कॉमन साल्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग साधारण नमक, ये बनता कैसे है। तो प्रयोगशाला विधि अलग है और सामान्यतः हम लोग अलग तरीके से बनाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण नमक, कॉमन साल्ट जो होता है ये कैसे बनाया जाता है, इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। फार्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। तो सोडियम क्लोराइड अगर हमें बनाना है तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रयोगशाला में अगर बनाना होता है तो अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनेगा, नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड और जल। ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया किससे करा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यही हमारे पास क्या है, नमक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये और ये बना है तो इसको हम लोग गर्म कर देंगे तो सोडियम क्लोराइड रुक जाएगा, रह जाएगा सतह पर, और पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो इससे अलग कर सकते हैं। लेकिन इतनी लार्ज स्केल पे जैसे घर पे खाने के लिए नमक यूज़ होता है, तो वो कहाँ से आता है, तो उसके लिए हम लोग दूसरी विधि अपनाते हैं। ऐसे तो बना नहीं सकते कि अम्ल एसिड और बेस को मिला दिए तो अम्ल बना दिए, तो वो कहाँ से आता है, तो समुद्र के पानी को, समुद्र के पानी का वाष्पन करा के। तो जिस तरह यहाँ पे खेत होते हैं और वहाँ पे हम लोग धान, गेहूँ, ये सारी चीज़ें बोते हैं, इसी तरह समुद्र के किनारे भी खेत बनाई जाता है, क्यारियाँ बनाई जाती है, और उस क्यारी के अंदर पानी को रोक दिया जाता है। जैसे ये हमारे पास क्यारी है, इसके अंदर मैंने पानी को रोक दिया है पूरा, अब इसके अंदर मैंने पानी भर दिया है, धूप लगेगी तो क्या होगा, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, और जब पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा तो कुछ दिन बाद हम लोग क्यारी की सतह पर नमक की परत मिल जाएगी हमको। इस नमक को हम लोग उठा लेते हैं, उठा के भेज देंगे कहाँ, इंडस्ट्री में भेज देंगे, उद्योगों में भेज देंगे, जहाँ पे उसका क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, सफाई होती है, और प्यूरिफाई करके पैकेट में भर के फिर दुकान घर घर सप्लाई कर दी जाती है। तो अगर नमक हमें बनाना है तो नमक हम कैसे बनाते हैं, लार्ज स्केल पे, समुद्र के पानी के वाष्पन द्वारा। समुद्र का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, धूप लगती है, पानी उड़ जाता है, नमक सतह पर बच जाता है। प्रयोगशाला में नमक कैसे बनाएंगे, प्रयोगशाला में बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं, जिससे नमक और जल का निर्माण होता है। इसको भी वाष्पन करा देंगे तो नमक बच जाएगा, जल उड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। और एक नमक और होता है जिसे हम लोग चट्टानी नमक बोल सकते हैं, रॉक साल्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट बोलते हैं, चट्टानी नमक, जैसे सेंधा नमक, काला नमक, रॉक साल्ट। अब ये किस तरह से निकालते हैं, तो पहाड़ों से निकलता है, जैसे पहाड़ हैं उसके अंदर ये चट्टानों में पाए जाते हैं ये नमक। अब जिस तरह से कोयलों को खन के निकाला जाता है, माइन करके जिस तरह से कोयलों को निकाला जाता है, उसी तरह इसे भी निकाला जाता है, खनिज नमक बोलते हैं इसे। तो ये कैसे निकलेगा, जैसे कौन सा नमक हो गया हमारा, काला नमक हो गया, सेंधा नमक हो गया, इसमें थोड़ा सा गंदगी भी मिली होती है। क्यों, क्योंकि अंदर से निकलेगा, मिट्टी से निकलेगा, तो इसमें इम्प्योरिटी होगी, और इस इम्प्योरिटी की वजह से इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाता है, भूरे कलर का हो जाता है। तो ये बात होती है कि अगर हमें ज़्यादा साल्ट निकालना है, ज़्यादा अमाउंट में साल्ट बनाना है नमक, तो कैसे बनाएंगे, समुद्र के पानी से बनाएंगे या तो रॉक साल्ट से बनाएंगे। अब बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो सोडियम क्लोराइड हमने बनाया किस तरह से, दो तरह से बनाया, प्रयोगशाला विधि से बनाया, समुद्र के पानी का वाष्पन भी करा के हमने बना दिया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि समुद्र के जो NaCl है, नमक,
इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, उपयोग। तो देखो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, कच्चे माल की तरह इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे सॉल्ट को बनाने में इसका किसको किसको बनाने में, तो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होगा, बेकिंग पाउडर। और क्या, कास्टिक सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनाने में, साबुन बनाने में, और किस में, तो वॉशिंग सोडा जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, धावन सोडा, धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, सारी चीज़ें बनाने में किसका यूज़ होता है, नमक का यूज़ होता है। खाने में भी किसका यूज़ होता है, नमक का यूज़ होता है। तो नमक का बहुत सारा यूज़ है भैया, ये सब बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है। कच्चे माल की तरह किसका उपयोग किया जाएगा, साधारण नमक का। अब इससे हम लोग कल क्या बनाएंगे, कास्टिक सोडा बनाएंगे। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड नमक से ही बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग बेकिंग सोडा बनाएंगे, वॉशिंग सोडा हम लोग बनाएंगे। अब बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा बनाने के बाद ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे और उसका उपयोग पढ़ेंगे, और एक चीज़ और पढ़ाते हैं हाइड्रेटेड साल्ट, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इतनी चीज़ है इस चैप्टर के अंदर, आज बस इतना ही। कल हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ के ख़त्म कर देंगे, ठीक है।